जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें हम उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और आपको आखिरी में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है सरल करने के लिए, यानी सरल कीजिए। ये आपके पास छोटा सा क्वेश्चन है और सरल करना है तो कैसे करोगे आप? तो बोडमास रूल के अनुसार करोगे। और बोडमास रूल क्या कहता है? सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपका यहाँ पे देखोगे तो ब्रैकेट ऑफ तो कुछ है ही नहीं, डिवीजन है यहाँ पे, तो डिवीजन वाले को पकड़ लो। तो 5 ऊपर क्या है 25 है और नीचे बटे में क्या है 5 है, 5×5 यानी यहाँ से 5 मिला। इस पूरी की वैल्यू क्या है 5। आगे देख लेते हैं। तो 5 प्लस इसके लिए 5 और माइनस का 5, तो 5 5 10। अब एडिशन करोगे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, तो 5 5 10 हो जाएगा और 10 में 5 चला जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः क्या है? बड़ी छोटी भिन्न बताने के लिए आप भाग दे के पॉइंट में निकाल के बड़ी छोटी बता सकते हो, लेकिन हम कंपैरिजन मेथड से बड़ा और छोटा यहाँ पे बताएंगे। देखो भिन्न क्या क्या है आपके पास, 1/2 है, 1/3 है, 4/5 है, 5/6 है और 3/4 है। अब आप ऑप्शन देखोगे तो क्या पाओगे कि बड़ी छोटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो आप पाओगे जो छोटी वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है तो पहले आपकी बड़ी वाली आएगी ऑप्शन में, फिर छोटी वाली। तो अगर चारों ऑप्शन को देखोगे तो सबसे छोटी वाली जो है ना, सबका ऑप्शन क्या है डिफरेंस है, तो मैं सबसे छोटी ही निकाल लूँ और जिसमें अपनी ये सबसे छोटी मिल जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी भिन्न आप निकालोगे कैसे? तो सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए आप कंपेरिजन मेथड यूज करोगे। कैसे? देखो इस तरीके से, पहले दो का मैं कंपेरिजन कराता हूँ, इन दोनों में देखता हूँ छोटा कौन सी छोटी है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का ऊपर होगा और इसका इधर होगा, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब 3 छोटा है 2, तो आप कहोगे 2 छोटा, यानी 1/3 अपने को छोटी मिल गई भिन्न। अब 1/3 की तुलना किससे करा देंगे? 4/5 से करा देंगे छोटा निकलने के लिए, आगे वाले से। तो तिर्यक गुणा होगा, 5 एक कम 5 आएगा और ये 3 चौको 12। अब बड़ा कौन है, सॉरी छोटा कौन है? तो 1/3 अभी भी छोटा है क्योंकि 5 आ रहा है तिर्यक गुणा, यानी 1/3 की तुलना आप किससे करा दूँ? अगले वाले 5/6 से करा देता हूँ। तो 1/3 गुणे 5/6, अब फिर तिर्यक गुणा कर दो, तो 6 कम 6, 3×5 15, अभी भी 1/3 अपनी छोटी है, ठीक है। अब 1/3 की तुलना लास्ट वाले 3/4 से करा दो, ठीक है। तो 3/4 से करा देता हूँ इधर, 1/3 गुणे 3/4, तिर्यक गुणा किया, 4 एक कम 4, 3 त्रिकाई 9। अभी भी अपनी भिन्न जो है 4 छोटा, यानी अपनी भिन्न अभी भी 1/3 छोटी, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/3 है और एक ही ऑप्शन में है सबसे छोटी 1/3, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप बड़ी भिन्न भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त जो है 40 और 840 है। यदि संख्याओं में से एक जो है 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है जो आपको पता होना चाहिए फिनोमेना, कि किसी भी संख्या जो है संख्याओं का गुणनफल, मान लो दोनों संख्याएं ए और बी हैं, उनका गुणनफल हमेशा उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा जो है ना, उनके संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये आपका फेनोमेना है। इसी पे रख देता हूँ। तो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम पता है, क्या है आपका? देखो एक संख्या पता है, पहले तो अपन एलसीएम एचसीएफ रख देते हैं। 840 गुणे 40 ये आपका एलसीएम और एचसीएफ है। ये गुणे किसके बराबर हो जाएगा? संख्याओं के। तो एक संख्या 280 है, ठीक है। दूसरी संख्या नहीं है, गुणे बी कर दोगे, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा। अब बी निकालने के लिए क्या करोगे? 280 को इधर पक्षांतर कर दोगे, तो यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 280, ठीक है। सॉल्व कर दो, 0 0 कटा, 28 त्याई क्या हो जाएगा? 84 और 0 30 गुणे 4 यानी 30 चौको 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगली संख्या 120 थी। नेक्स्ट देखेंगे कि मूल्यों में 23% की वृद्धि के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 56,703 रुपये है, तो इसका वास्तविक मूल्य बताना है। तरीके बहुत सारे हैं, अपन इसको सिंपल तरीके से करेंगे समझ के। देखो
आपके पास टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना है, 56,703 है। और ये मूल्य कब होता है, जब 23% क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है मूल्य पे, ठीक है। तो लेट सपोज मानो कि शुरू में मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब 23% क्या किया, वृद्धि कर दिया, यानी मूल्य कितना हो गया, 123% हो गया। और उसी 123% की जो वैल्यू है दी हुई है, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के बाद की वैल्यू है, तो 123% की वैल्यू दी है 56,703। 100% निकालना है, बहुत ही सिंपल है, निकाल लोगे। अगर 123% की वैल्यू 56,703 है तो 1% के लिए क्या करोगे, 56,703 बटे 123 करोगे तो 1% आएगा। और फिर 100% के लिए वापस से गुणे 100 कर दोगे। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 100% की वैल्यू। 3 से काट सकते हो, ठीक है, काट दो। 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 एकम 3, ऊपर काट दो तो 3 एकम 3 26 बन जाएगा, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 0 1, ठीक है। अब 41 से डायरेक्ट कट जाएंगे तो 41 एकम 41, 41 से इसको काट के देखना, ये आपका 461 देगा। क्या देगा, 461 जब ये कटेगा। तो 461 और गुणे ये 100 है तो कर दो गुणे, तो 461 गुणे 100 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यही आपका 100% की वैल्यू हो जाएगी, जो पूछा है कि वास्तविक मूल्य कितना था। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। इसको बहुत सारे तरीके हैं, अपन सबसे सिंपल तरीके समझते हैं कि दो संख्या मान लो a और b हैं, ठीक है, उनका गुणनफल कितना दिया है, 48 दिया है। उनके वर्गों का, यानी वर्ग यानी a स्क्वायर, और योगफल पूछा है ना, तो प्लस b स्क्वायर कितना है, 100 है। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। अब इसको देखने के बाद आपसे पूछा क्या है कि उनकी संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी, इसका योग बताना है, यही आपसे पूछा है। इन तीनों को देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये चीज़ें देखी देखी लग रही हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। पुट कर देता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, और इधर जो आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 दी हुई है क्वेश्चन में ही, तो 100 रख देता हूँ। और 2ab की वैल्यू नहीं है, लेकिन ab की वैल्यू है a इंटू बी। अगर ab 48 है तो 2ab कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 100 प्लस 96, 196। अब 196 a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है। अगर दोनों तरफ रूट लगा दूँ, क्या लगा दूँ, रूट लगा दूँ, तो स्क्वायर रूट 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का होता है। यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 14 आ जाएगी रूट लगाने के बाद, ठीक है। तो 14 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि श्रृंखला में अगली श्रृंखला बताइए। देखो, रीजनिंग का अलग से इसमें कोई सिलेबस तो है नहीं, लेकिन मैथ्स में ही रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी अपन देखेंगे कि आपके पास सीरीज़ है, सीरीज़ में अगली श्रृंखला आपको बतानी है। देखो लिखा क्या क्या है, 12 है, 17 है, 24 है, 33 है, 44 है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है। देखो ज़रा डिफरेंस कितना है, तो जाओगे तो 12 5 17, 5 का डिफरेंस, 17 से 24 जाओगे तो 7 का डिफरेंस, 17 7 24। आगे बढ़ोगे तो 24 9 33 होता है, प्लस 9 का डिफरेंस। फिर आगे बढ़ोगे तो 33 11 कितना होता है, 44। यानी आप एक बात बताओ, 5 फिर 2 7, 7 2 9, 9 2 11 का डिफरेंस, 11 2 13, यानी 2 2 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो अगला डिफरेंस क्या होगा, 13 का होगा। 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी अगला जो होगा 44 में 13 जोड़ दें, वही आपका आंसर हो जाएगा। 44 और 13 जोड़ दो तो 44 3 47 10 57, तो 57 आपकी अगली सीरीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक ट्रेन अपनी गति को अपनी मूल गति से 8/5 गुना कर देती है और अपने निर्धारित समय से 39 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचती है, तो सामान्य समय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये कि जो एक ट्रेन है ना, अपनी मूल गति से अपनी गति क्या कर देती है, 8/5 गुना। देखो 8/5 गुना का मतलब क्या है,
पहले उसकी गति रही होगी कितनी, 5 रही होगी, पहले कितनी रही होगी, 5 रही होगी, फिर गति कितनी कर दिया, तो फिर कर दिया 8, यानी बढ़ाया कितना, +3 गति बढ़ाया है। लेकिन आपको यहाँ पे समय पूछा है, तो याद रखना जब कभी भी गति दिया हो तो गति का उल्टा हो जाता है समय। सीधी सी बात है कि पहले आपका अगर समझो, पहले आपकी गति अगर कम थी, स्पीड कम थी, 5 थी, तो समय ज़्यादा लग रहा होगा ट्रेन को कहीं जाने पे, एक सर्टेन दूरी तय करने पे। जैसे ही उसने स्पीड 5 से 8 की बढ़ा दी तो समय कम लगेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे जैसे गति आपकी बढ़ती है तो समय कम लगने लगता है, तो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो याद रखना कि गति का ही उल्टा क्या इसका रेशियो हो जाता है, समय का। तो अगर मान लो गति का रेशियो 8/5 है, समय का क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। यानी पहले समय कितना लगता था, 8 लगता था, अब समय कितना लग रहा है, 5, क्योंकि गति बढ़ गई तो समय कम हो गया। तो यह आपका रेशियो आ गया समय का। जैसे ही समय का रेशियो आया, समय ही निकालना है। तो बोला क्या है कि अपने निर्धारित समय से 39 मिनट पहले स्टेशन पहुंचती है। तो अगर एक बात बताओ, पहले इसको समय लगता था 8, अब लग रहा 5, ऐसा करने पे कमी कितने की आई, 3 की आई। और 3 किसके बराबर है, क्वेश्चन में बोला है 39 के बराबर है। अगर 3 39 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 39/3 करोगे 13 के बराबर। अगर 1 आपका 13 के बराबर है तो पूछा क्या है कि सामान्य समय, तो सामान्य समय तो 8 यूनिट था, तो 13 × 8 कर दो। अगर 1 13 है तो 8 क्या हो जाएगा, सामान्य समय टोटल हो जाएगा, और 13 × 8 = 104 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 104 मिनट क्या था, सामान्य समय, यानी पहले समय लगता था। लेकिन अब समय कितना लग रहा, केवल 65 मिनट लग रहा है। ऊपर वाले में अगर अब का समय पूछता तो क्या करते, 65 मिनट समय बताते, 13 × 5 = 65। तो क्वेश्चन को रिवाइज करके देखना, समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। A/B बराबर दिया है, B/C बराबर दिया है, A/C बराबर पूछा है। अनुपात का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बना लोगे। तरीके बहुत सारे हैं, हम बेसिक तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ABC तीनों का एक साथ रख के फॉर्मेट बनाना सिखाते हैं। इस तरह से आप रेशियो बना लो, A/B यानी A/B क्या है, 4/5। तो यहाँ पे 4 रखो, B की जगह 5 रख दो, ठीक है। अब अगले वाले में देखो तो B/C है 3/7, फिर से B आया, लेकिन अब B एक बार तो आ गया, तो अब B अगले बार नीचे रखोगे इसके, और C याद रखना कहाँ रखोगे, इसके नीचे रखोगे, ना कि यहाँ नहीं रखोगे, इसके नीचे रखोगे, क्योंकि C दूसरी बार में आया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जो बगल में संख्याएं हैं, जैसे 5 के बगल में यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना यहाँ पे C के सामने। तो 5 के जो इसके करीब है, जैसे एक किसके करीब है तो 5 के है, तो यहाँ भी 5 फिल कर दो। ये किसके करीब है, 3 के करीब, तो यहाँ भी 3 फिल कर दो। अब सबका गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, रेशियो लगा दो, 5 × 3 = 15, और ये कर दोगे 5 × 7 = 35। यानी कि ABC का रेशियो क्या आ गया, 12 15 35। जैसे ही ABC का रेशियो 12 15 35 मिला तो पूछा क्या है, A/C पूछा है। तो A कितना है, 12 है, C कितना है, C है 35, तो 12/35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हो आप, बेसिक तरीके से भी बना सकते हो, B को बराबर कर करके, ठीक है। तो वो भी तरीका यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकंड। एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की गति। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम इसको करेंगे। देखो, जब कभी भी सबसे पहले तो आपको क्या दिया है कि धारा के अनुकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर चलती है, तो आप चाल निकाल लो। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, अनुकूल, अनुकूल बस लिख रहा हूँ, अनुकूल चाल क्या हो जाएगी आपकी, तो चाल क्या होती है आपकी, दूरी बटे समय। तो 18 बटे क्या कर दोगे, 18 दूरी है बटे 3 करोगे तो 6 किलोमीटर/आवर क्या आएगी, अनुकूल चाल आ जाएगी, ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल जो है 6 घंटे में तय करती है समान दूरी को, दूरी 18 ही रखो, लेकिन समय अब क्या हो गया, 6 घंटे हो गया, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल चाल आपकी हो जाएगी 18/6 कर दोगे, यानी 3 किलोमीटर/आवर आ जाएगी, ठीक है। अब अनुकूल और प्रतिकूल चाल जब मिल चुकी है, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट है, स्थिर जल में नाव की गति बताना है। तो जब कभी भी नाव की गति पूछे, क्या पूछे, नाव की गति, तो दोनों अनुकूल और प्रतिकूल चाल को क्या करो, जोड़ दो, क्या करो, जोड़ दो। 6 3 9 जोड़ दो और बटे 2 कर दो, यानी 9/2 करोगे तो क्या आएगा, 4.5 किलोमीटर/आवर आएगा। यानी कि नाव की चाल कितनी है, 4.5 किलोमीटर/आवर।
ये कब करना है? दोनों चालों को अनुकूल प्रतिकूल को जोड़ के बटे दो जब आपकी नाव की गति पूछे। जब कभी भी धारा की गति पूछे उसके लिए भी याद रखो। अगर यहाँ पे धारा की गति पूछता तो क्या करते, दोनों को घटा देते। 6 में 3 चला गया तो 3 आएगा और बटे 2 कर देते तो 1.5, यानी 1.5 आपकी धारा की गति थी और 4.5 किसकी थी, नाव की गति थी। तभी ना आप अनुकूल में होता क्या है, 4.5 में 1.5 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर आएगी, चाल जुड़ जाती है, ठीक है। और प्रतिकूल में घट जाएगी तो 4.5 में 1.5 घटाओगे 3 किलोमीटर प्रतिकूल आ जाएगी। तो याद रखना दोनों कॉन्सेप्ट, जब कभी भी नाव की गति पूछे ना तो दोनों अनुकूल प्रतिकूल को जोड़ के बटे 2 करोगे और धारा की गति पूछे तो अनुकूल प्रतिकूल को घटा के बटे 2 करोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, वे सी के साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। जब सी भी मिल जाए यानी ए प्लस बी प्लस सी अब कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो तो 30 और 24 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 120, ठीक है। तो आपका टोटल वर्क आ गया ये 120 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से इफ़िशेंसी निकालो तो ए प्लस बी की इफ़िशेंसी यानी एक दिन का काम कैसे निकालोगे, 120 बटे जब 30 करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी की इफ़िशेंसी यानी कि टोटल वर्क में आप टोटल समय को डिवाइड करोगे तो एक दिन का काम आएगा। 30 चौको 120 आएगा कटे पीटे, यानी ए प्लस बी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। इसी तरह से 120 बटे जब 24 करोगे तो किसकी आएगी, 5 आएगी ए प्लस बी प्लस सी की। यानी कि ए प्लस बी जो है ना एक दिन में 4 यूनिट करते हैं मिलके, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। तो सीधी सी बात है कि ए प्लस बी अगर मैं घटा दूँ, इसमें से 4 घटा दूँ तो सी की कितनी बचेगी, एक ही बचेगी। यानी सी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। तो 120 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे उसे, तो 120 बटे 1 कर दो तो 120 ही दिन तो लगेंगे। यानी कि टोटल जो वर्क है यूनिट में उसको एक दिन की इफिशियंसी घटा दो तो वापस टाइम आ जाएगा। तो 120 दिन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 10 संख्याओं का औसत 11 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 का गुणा किया जाता है तब संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रत्येक में, ये शब्द पकड़ना क्या लिखा है, प्रत्येक में, अगर प्रत्येक में यानी सभी संख्याओं में कोई चीज़ हो रही है इसका मतलब वो औसत में ही हो रही है। किस में हो रही, औसत में ही हो रही है। अगर कोई भी चीज़ प्रत्येक में हो रही तो इसका मतलब वो औसत में ही हो रही है। मान लो 10 संख्याओं का औसत क्या रहा है, तो औसत यहाँ पे दिया है कितना, 11 दिया है एवरेज। अब प्रत्येक में 7 का गुणा हो रहा ना, तो आप औसत में ही डायरेक्ट क्या कर दो, 7 का गुणा कर दो तो 11 से 77, यानी कि नई औसत क्या मिल गई आपको, 77 मिल गई। और यही पूछ रहा था। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना रहता। अगर आपसे कह दिया है कि प्रत्येक में कुछ जोड़ रहे हैं यानी कि औसत में ही वो जोड़ना है, ठीक है। अगर ये कह दे कि प्रत्येक में कुछ गुणा कर रहे हैं तो औसत में ही उसको डायरेक्ट गुणा कर दो उस संख्या को, तो 77 इसका है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि प्रत्येक में 7 जोड़ दें तो अपन 11 प्लस 7 कर देते तो 18 हो जाता औसत, ठीक है। तो अगर प्रत्येक में कह रहा तो जो कह रहा है वही आप गुणा करोगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1800 रुपये के मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो 1800 रुपये मूलधन है, 4% दर है, 2 वर्ष का समय है, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपका 1800 है पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का क्या देना है, CI देना है। और 4% पे, किस पे, 4% पे। तो 1800 का 4% पहले साल के लिए क्या हो जाएगा, तो 1800 को जब 4% निकालोगे ना तो 72 होता है, क्योंकि 1800 का 1% 18 होगा, 4% 72। इसी तरह से 1800 का दूसरे साल के लिए भी 4% पहले निकालोगे तो 72 होगा। फिर दूसरे साल जो करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले साल का भी 4% निकालते हैं, यानी 72 का भी अब 4% इसमें निकालना पड़ेगा दूसरे साल में। तो 72 का 4% कितना होता है, 2.88 होता है। ये आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा।
देखो इस तरह से निकाल लेना कि 72 × 4% यानी 4/100, या फिर आप 7.2 मान के 0.72 मान के यहाँ से निकाल सकते हो। तो 72 का जो 4% आएगा वो 2.88 आएगा। सबको जोड़ दो तो 72 + 72 होता है 44 और 2 46 72 दूनी 144 और 2 46 यानी 146.88 आपका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। दूसरे साल पे जो 72 का भी, पहले साल के 72 का 72 का आपका 4% है, तो वो ज़रूर निकालना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी होगी। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आधी दूरी और शेष आधी दूरी, इन शब्दों से आपको क्या मिलेगा, शेष आधी और आधी, मतलब कि दोनों दूरियां बराबर हैं। जब कभी भी दोनों दूरियां बराबर हो और अलग अलग चाल दी हुई हो और आपसे पूछे औसत चाल, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो फॉर्मूला। क्या लगा सकते हो, 2xy/x+y, जहाँ पे x और y क्या हैं, क्रमशः चालें हैं, रख दो। 2 × x कितना है, 20 है, y कितना है, 30 है अगली वाली चाल, और बटे x+y यानी 20 + 30 यानी 50 कर दो। यहाँ लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 20 × 30 और बटे कितना 50, 0 से 0 कटा, 5 × 5 5 × 20, 2 × 8 8 × 24 यानी 24 किलोमीटर पर घंटे क्या आ गई, आपकी औसत चाल आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरल कीजिए, यानी आपको सरल करना है इसको। तो ये वैसे कायदे से तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, सरल करने वाला है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए करना कैसे है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। ये ब्रैकेट जो है यहाँ तक है, तो पहले मैं इतना ही सॉल्व करूँगा, यहाँ तक की चीज़। देखो इस वाले अंदर वाले ब्रैकेट को पहले करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, पहले बोर्डमास रूल के अनुसार भाग देते हैं, ठीक है। तो पहले भाग दोगे आप, तो 24/4 करोगे तो 6 आएगा, फिर 18 में 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और इस 12 में जब बटे 6 करोगे यानी इसको भाग दोगे बाहर वाले को, तो 2 आ जाएगा यहाँ से। तो इस पूरे ब्रैकेट का इतने का आंसर क्या आया आपका, 2 आया। कितना है, 2। अब इसको ले जाओ यहाँ, तो यहाँ ले जाओ तो इतने को सॉल्व करो, तो 60/5 - 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्डमास रूल के अनुसार पहले डिवीजन करोगे, तो 60/5 5 करोगे तो 12 आएगा, और 12 में -2 चला जाएगा तो 10 बचेगा, यानी इतने तक का क्या मिल गया आपको, 10 आंसर मिल गया। अब और आगे बढ़ा दो, तो इस 40 में से 10 जो मिला है उसको घटाओगे 30 आएगा। अब लास्ट में 65 - 30 बचेगा, तो 65 - 30 होता है 35। तो इस तरह से छोटा छोटा ब्रैकेट करके और बोर्डमास रूल लगा के करना है। बोर्डमास रूल तो आपको पता ही है, बोर्डमास ब्रैकेट सबसे पहले, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चतुर्थानुपाती बताना है। जब कभी भी चतुर्थानुपाती बताने को आपको बोले तो आप क्या करोगे, एक माना चतुर्थानुपाती क्या है, x है, ये मान लोगे, और मानने के बाद जब 4 संख्याएं आपके पास हो जाएंगी तो उनको समानुपात के रूप में रख दोगे। जैसे 8/16 पहली दूसरी संख्या बटे में बराबर 26/x, चौथे नंबर पे आया चतुर्थानुपाती जो माना है। अब x की वैल्यू निकाल दो, x को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, 26 और ये 16 इधर आएगा तो गुणे 16, और ये 8 नीचे आएगा तब x ऊपर जाएगा, बस 8 × 8 8 दूनी 16 यानी 26 दूनी 52। तो 52 क्या आ जाएगा आपका, चतुर्थानुपाती आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आइए समझते हैं क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक सेकंड, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 758 रुपये की राशि 7 वर्षों में बाद स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 28 वर्षों बाद यह राशि कितनी गुनी होगी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कोई राशि है 758 रुपये की, होती क्या है 7 वर्षों में, कितने वर्षों में, 7 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, कितनी, दोगुनी हो जाती है। तो 28 वर्षों में ये राशि 28 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अगर आप ये पता कर ले गए
कि 7 वर्षों में दोगुनी है तो 28 वर्षों में कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। कैसे? उतना गुना इसी राशि में कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये पता कैसे करें? जब कभी भी सियाई हो और 7 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो याद रखिएगा ये इससे कितना बढ़ा, तो गुणे 4 बढ़ा। आप क्या बोल रहे हो? गुणे 4 बढ़ा। 7 से अगर 28 हुआ तो 7 चौको 28, गुणे 4 बढ़ा। अगर ये गुणे 4 बढ़ा और इधर 7 वर्षों में दोगुनी हो रही थी, तो जितना आपका बढ़े ना इधर, यानी 7 चौको 28 हुआ, तो उतनी ही आप इधर पावर लगा दोगी। तो जैसे 2 गुनी बढ़ी थी 7 वर्ष में, 28 हुआ यानी गुणे 4 हुआ, तो 2 की पावर 4 कर दोगे तो उतना ही गुना 28 वर्षों में होगी। याद रखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। यानी कि आप बोल सकते हो कि 7 वर्षों में अगर दोगुनी बढ़ी तो 28 वर्षों में 2 की पावर 4 गुनी यानी 16 गुना बढ़ी। अब 16 गुना बढ़ गई। अब कुछ भी नहीं करना आपको, 758 गुणे 16 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कर दो। तो इसको मिटा देता हूँ। एक बार और समझ लेते हैं। देखो, 7 वर्षों में, अगर 7 वर्षों में आपका कितना हुआ? 2 गुना हुआ, और सियाई की बात हो रही, तो 28 वर्षों में कितना गुना होगा ये पूछ रहा अगर आपसे, तो आप क्या करोगे? ये देखोगे ये इससे कितना गुना है, तो ये गुणे 4 गुना है। जितना ही गुना हो तो उसी 2 जो गुना हुई थी उसी की आप पावर चढ़ा दोगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा यार। 2 की पावर 4 यानी 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 758 आपकी क्या थी? राशि थी। अब 758 का कितना हो गया? 16 गुना हो गया, तो गुणे 16 कर दो। तो 758 गुणे 16 आप खुद करके इसको इंटू देखना। कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूँ। तो 12 128 क्या आएगा? 12 128 इसका राइट आंसर आएगा। 16 गुना 758 क्या होगा? 12 128। करके देखना आता है कि नहीं आता, बताना जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है। इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? कोई संख्या है, मुझे पता नहीं है कोई संख्या है, पता भी नहीं करना है कोई कौन सी संख्या है एग्जैक्ट, लेकिन उससे अपने को आंसर ज़रूर निकालना है। क्वेश्चन को पकड़ना, किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। इस तरह से हम फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, मान लो कोई संख्या है जिसको अपन डिवाइड किससे कर रहे हैं? 15 से। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 5। इस तरह से लिखेंगे, ये आपका शेष है और ये जिससे आप भाग दे रहे हो यानी कि भाजक है। अगर 15 से भाग दे रहे हो तो शेषफल क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ जब कभी भी आपके पास वो संख्या न दी हुई हो, ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप यहाँ पे 0 या तो 1 मान सकते हो, कुछ भी मानोगे आंसर वही आएगा अपने से, खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 0 या 1 कोई मान लिया, तो आपको पता है कि बीच वाला क्या होता है? संख्या होती है भाज्य, और भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल। एक्चुअल में ये है क्या? भागफल है। या तो भागफल 1 आएगा या 0 आएगा, भाग नहीं जाएगा तो। ठीक है, तो 0 भी मान सकते हो, 1 भी, जो मानना हो 1 ही मानना। मैं मान लेता हूँ 0 को, 0 मानूंगा। तो आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक में जब भागफल को गुणा करोगे तो 0 गुणे 15 क्या होगा? 0 होगा। 0 गुणे 15 करोगे तो क्या होगा? एक सेकंड, यहाँ पे हमने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है, 1 मिनट सुधार कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या की को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 है। इसी संख्या को वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? नहीं, वर्ग की बात कर रहा है। ठीक है, मान लो संख्या आपकी x है, उस संख्या को 15 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या मिलता है? 5। तो मैंने 0 या 1 जो मानना हो मान सकते हो। जैसे ही मैंने क्या किया, 0 का उसमें यानी ये भागफल है, और भागफल को भाजक में जब गुणा किया तो 0 गुणे 15 0 होगा, और धन शेषफल जोड़ दोगे तो 5 आएगी संख्या। अगर संख्या आपकी लेट सपोज 5 है, 0 1 दोनों ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। संख्या अगर 5 है तो उस संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25 होगा। अब 25 को अगर डिवाइड कर रहे हैं उसी 15 से, तो शेषफल क्या आएगा? तो 15/25/15 करोगे तो 15 एक कम 15, और 10 बच गया शेषफल, यानी 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 0 ना लो, आप 1 लो, तो 1 लेने से भी आ जाएगा। इस भागफल को भाजक यानी 15 एक कम 15 और ये 5 20 जुड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर संख्या 20 है तो 20 का वर्ग यानी संख्या का वर्ग कह रहा है, तो 20 20 400 होता है, और 400 को उसी 15 से डिवाइड करोगे तब भी 10 ही आएगा। करके देखना, 15 दूनी 30 होगा,
ठीक है। 10 बचेगा यानी 100 होगा, 15 छक्के 90, यानी कि आपका अभी भी 10 शेषफल बचेगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस तरीके से रिवाइज करके देखना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि वह सबसे बड़ी संख्या एक ज्ञात कीजिए जो 15, 30 और 40 को पूर्णतः विभाजित करे। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि दी गई सभी संख्याओं को कोई संख्या है पूर्णतः विभाजित करे, तो एचसीएफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। क्योंकि महत्तम समापवर्तक ही तो होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। तो 15, 30 और 40 को पूर्णतः कौन काटेगी, यानी एचसीएफ बताना है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15, 30, 40 का एचसीएफ हो जाएगा 5, क्योंकि इनमें से 5 ही तो संख्या है जो सबको काट देगी। देखो 5 से ये 15 भी कटेगा, 30 भी, 40 भी। 3 से तीनों नहीं कट पाएंगे, 40 तो कटेगा ही नहीं। 40 से भी तीनों नहीं कटेंगे, 15 से भी तीनों नहीं कटेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 27% कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी का परसेंट निकटतम एक ज्ञात कीजिए, यानी निकटतम की बात कर रहा है, यानी पॉइंट में आएगा लेकिन उसको आपको एग्जैक्ट मान लेना है, निकटतम। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, आपको सिंपल तरीके से करके मैं बताता हूँ। लेट सपोज मान लो संख्या क्या है, 100 है। सबसे शुरू में क्या हुआ, संख्या में 20% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, 20% की, यानी 100 का अपन क्या करेंगे, 120%, यानी 120/100। क्यों किया ऐसा, क्योंकि संख्या 100 तो पहले ही थी, 100% थी ही। उसके बाद होता क्या है कि 20% की जब वृद्धि होगी तो 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। तो 120% यानी 100 का 120/100 निकालेंगे, आगे बढ़ो। फिर 27% कमी की जाती है। तो मान लो कोई संख्या अपने आप में 100% रही होगी, उसमें 27% की अगर कमी करोगे तो 100 में अगर 27 घटाओगे तो कितना आएगा, 73 आएगा। तो 73% इतनी संख्या को बनाने के बाद 73% निकाल लो, 73/100। फिर आगे एक बार और गुणा लगा दो, क्योंकि फिर बोला है कि 10% की वृद्धि। अब ये पूरी संख्या जो है ना 100% की बराबर है। 100 में अगर 10% की फिर वृद्धि कर रहे हैं तो 110/100 कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो ज़रा इसे। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो से ये जीरो कटे। ठीक है, यानी 73 गुणे 12 गुणे 11, तो 12 गुणे 11 132 होता है। तो 132 गुणे 73, यही आपका ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटी है, लेकिन तरीका आप यही लगाओगे। ठीक है, और बटे में नीचे क्या है, 100 है। तो 132 गुणे 73/100 करोगे ना तो आपका यहाँ से आंसर मिलेगा, और ये आंसर क्या आएगा, 3.64 के आसपास आई थिंक आएगा। और ये लगभग 4% की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, 3.64 मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 96.36 आएगा। और 96.36 जो आंसर आएगा ना, उसमें स्टार्टिंग वैल्यू तो 100% रही होगी, 100 में 96 जो होगा आप घटा दोगे तो लगभग 4% की कमी आएगी आपकी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 132 गुणे 73/100 तो 96 कुछ आएगा आपका, और 4% कमी ऑब्वियसली हो जाएगी क्योंकि शुरू में 100% रही होगी वैल्यू। तो इसका राइट आंसर 4% कमी होगी। क्वेश्चन खुद से करके देखना 96 कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका, है ना। कैलकुलेशन खुद से आपको करनी है।